हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 का 12 के बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। यह है चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। 11वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो इस चैप्टर में जितना VBI ऑब्जेक्टिव है आज सबको क्लियर करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखना है इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये तो आपको क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जब चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो बताए होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एंजाइम क्या है, एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे, थ्योरी आप लोग को क्लास में करा दिया गया है। समझ गए? तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है। कह रहे कि बायोटेक्नोलॉजी का जो उद्देश्य है, ठीक है ना, किसका योगदान है इसके लिए। पहला ऑप्शन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का, या सूक्ष्म जीव विज्ञान का, या फिर आणविक जीव विज्ञान का, या फिर इनमें से सभी का। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आणविक जीव विज्ञान का। तो याद रखिएगा कि जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है, तो याद रखना है आणविक जीव विज्ञान का योगदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम धीरे धीरे ठीक ठीक से इसको क्लियर करते जाना है। एग्जाम काफी नजदीक है, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर नहीं लेते हुए धीरे धीरे क्लियर सबको करके एग्जाम देने जाना है। ठीक है ना? तो इसलिए टेंशन नहीं लेते हुए तैयारी कीजिए, सब अच्छा होगा। हम आपके लिए हमेशा कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, सबको ऑल द बेस्ट। समझ गए? मे यू ऑलवेज बी लकी। ओके, तो इसलिए अच्छा से तैयारी कीजिए, सब क्लियर होगा। टेंशन नहीं लेना है। कभी जो साल भर नहीं पढ़े हैं उस विद्यार्थी को तो थोड़ा टेंशन होता ही होगा, उसको लगता होगा क्या पढ़े नहीं पढ़े। ठीक, और जो बहुत पढ़े हैं दोनों को टेंशन है। जो साफ नहीं पढ़े हैं उसको भी टेंशन है, और जो बहुत पढ़े हैं उसको भी टेंशन होता होगा। उसको लगता है अगर पढ़ा हुआ नहीं आएगा तो कितना टेंशन होगा। और जो नहीं पढ़ा वो तो सोचता होगा अब क्या पढ़े, उसको समझ में नहीं आता होगा क्या पढ़े नहीं पढ़े, फिर वो मन में ये सोचता होगा अरे जो होगा देखा जाएगा। तो इसीलिए जो अपने जगह पे हैं उस जगह पे रह के जो जैसे हैं तैयारी कीजिए, लास्ट टाइम है। ठीक है, सब अच्छा होगा, सबके लिए ऑल द बेस्ट बोल देते हैं। समझ गए? तो अभी टेंशन लेने का समय नहीं है, अभी है पढ़ने का समय। पढ़िए, दिमाग पे प्रेशर नहीं डालिए। करेक्ट, टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है भाई? थर्मस एक्वेटिकस से, या इकोलाई से, या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मस एक्वेटिकस से। क्या हो जाएगा? थर्मस एक्वेटिकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कर आनुवांशिक यांत्रिकी यानी जेनेटिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है? कर अभी आनुवांशिक यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या कहा जाता है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहा जाता है, या ऊतक संवर्धन कहा जाता है, या क्लोनिन संवाहक कहा जाता है, या अनुप्रवाह संसाधन कहा जाता है। बताना है इसे क्या कहा जाता है। बताइए, आनुवांशिक यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसको पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। आनुवांशिक यांत्रिकी या अभियांत्रिकी, इसका मतलब हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग।
ठीक है, आप लोग को क्लास में जब ये क्वेश्चन करा रहे होंगे तो आपको बताए होंगे कि पुनर्योगज डीएनए क्या है। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए क्या है, एंजाइम डीएनए को कैसे काटा जाता है ये भी बताए थे। उसके लिए एक सीजर का प्रयोग करते थे, उसको भी बताए थे, कौन सा एंजाइम से डीएनए को काटा जाता है। ठीक है, सब क्लास में करा दिए हैं, यहाँ पर वो चीज कराने का समय नहीं है, अभी मात्र ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते जाना है। याद रखना है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए। नेक्स्ट है टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस में पाया जाता है, या एस्चेरिशिया कोलाई में पाया जाता है, या बैक्टीरियोफाज में पाया जाता है, या इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है। बताना है क्या होगा, टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? करा इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? करा इको आर आई नहीं है या बाम H1 नहीं है, या HIND थर्ड नहीं है, या पेक्टेनेज नहीं है। ठीक है, तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूछ रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन मतलब वही काटने वाला, कौन सा एंजाइम नहीं है? तो ये तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही है, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये जो है सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। याद रखिएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखाए भी होंगे जैसे में, या उदाहरण इसका दिए होंगे क्लास में। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। करें डीएनए को देखने के लिए, डीएनए का आकार आप लोग को पढ़ाई होंगे, कैसा होता है भाई? बोलिए कैसा होता है? होता है ना? डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है इथिडियम ब्रोमाइड का, दूसरा है एनिलीन ब्लू का, तीसरा है सेफ्रेनिन का, चौथा है फास्ट ग्रीन का। तो बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए किससे देखा जाता है? याद रखिएगा डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से देखा जाता है। किससे देखा जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड से। डीएनए को किससे देखा जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड से देखा जाता है। चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाम H1 ये क्या है? बाम H1 अभी तुरंत बताएं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, बाम H1 प्रतिबंधन, रिस्ट्रिक्शन को ही हिंदी में प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। समझ गए? रिस्ट्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि बाम H1 प्रतिबंधन एंजाइम मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त किया जाता है किससे? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से प्राप्त किया जाता है, या फिर इकोलाई से प्राप्त किया जाता है, या फिर बैसिलस एमालोलिक्वी फेसियंस से प्राप्त किया जाता है, या फिर इनमें से किसी से भी प्राप्त नहीं किया जाता है। तो बताना है कि बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइम जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, होमोफिलस इन्फ्लुएंजी से तो नहीं किया जाता है, इकोलाई से भी नहीं किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बैसिलस एमालोल्वी क्या है? एमालोलिक्वी फेसियंस। ऑप्शन थोड़ा सा अजीब, सुन के ही अजीब लग रहा है, बड़ा बड़ा नाम है, क्या कीजिएगा, याद रखना पड़ेगा। हमसे भी बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, समझ गए? इतना बड़ा नाम है कि क्या बताएं। हाँ तो बोलिएगा इसको क्या? बैसिलस एमालोलिक्वी फेसियंस। ठीक है, फेसियंस, एमालोलिक्वी फेसियंस।
तोड़ के बोलिएगा, एमालोलिक्विफेसिशियंस, ठीक है ना। बाम H1 प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया जाता है किससे? बैसिलस क्या है, एमालोलिक्वी, ठीक है, लोलिक्विफेसिएंस, समझ गए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कर एक्सोन्यूक्लिएज के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कर एक्सोन्यूक्लिएज के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए है, डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, ठीक है, ये तो बात सही है, ये सही है कि डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, ये भी बात सही है। कर ये न्यूक्लियोटाइड के अलग करने के अलावा भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, ये भी बात सही है। नेक्स्ट बात है कि वर्गीकरण की दृष्टि से ये प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिएज एंजाइमों का एक बड़े वर्ग है, ये भी सही है। तो इसलिए इसमें गलत कौन सा है? गलत ये है कि डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, ठीक है। संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए समझ में आ रहा है। 9 नंबर देखिएगा क्या कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हाईएस्ट टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है, ठीक है ना। कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? ऑप्शन नंबर ए है सेल्यूलोज, बी है पेक्टोनेज, सी है टेक पॉलीमरेज, डी है लाइसोजाइम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक पॉलीमरेज, ठीक है। याद रखिएगा कि कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है, तो आंसर हो जाएगा टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है हाईएस्ट टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। नेक्स्ट, करें इनमें कौन पीसीआर से जुड़ा है? पीसीआर के बारे में पढ़ाए थे, एक टॉपिक पढ़ाए थे फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। फिंगर प्रिंटिंग एक प्रकार का जांच है, एगो पढ़ाए थे पीसीआर जांच, पढ़ाए थे ना। तो फिंगर प्रिंटिंग के लिए ही पीसीआर जांच भी किया जाता है, ये भी पढ़ाए होंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है पीसीआर क्या है? पीसीआर एक प्रकार का जांच है, ठीक। इसमें कह रहा है किससे जुड़ा है? पीसीआर किससे जुड़ा है? निष्क्रियकरण से जुड़ा है, या तापानुशीलन से जुड़ा है, या विस्तार से जुड़ा है, या इनमें से सभी से जुड़ा है, ठीक है। तो क्लास में पढ़ाए होंगे इसका टॉपिक, और क्वेश्चन देख करके जो पढ़ा होगा ऑफलाइन क्लास में इस चैप्टर को बढ़िया से, उसको क्वेश्चन का आंसर पता होगा। बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा? कौन पीसीआर से जुड़ा है? निष्क्रियकरण जुड़ा है, कि तापानुशीलन जुड़ा है, या विस्तार जुड़ा है, या इनमें से सभी जुड़ा है? जो पढ़े हैं जल्दी से बताइए कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? निष्क्रियकरण होगा, कि तापानुशीलन होगा, कि विस्तार होगा, कि इनमें से सभी होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। याद रखिएगा पीसीआर से कौन कौन जुड़ा है? निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, विस्तार, और इनमें से सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए आ रहा है समझ में? क्लियर करते जाना है, एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करके देखिए, यहीं पे याद हो जाएगा। जरूरतें नहीं है दोबारा याद करने का, बस सुन के ही याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सुन के ही याद करके जाना है। क्वेश्चन देखते ही याद आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखना है। 11वां क्वेश्चन क्या है?
11वां क्वेश्चन है, कह रहा है पौधों की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है। पौधों की जड़ों में ट्यूमर कौन पैदा करता है? ऑप्शन ए है ई कोलाई जीवाणु करता है, या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिकेसियंस करता है, या थर्मस एक्वेटिकस करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है कि पौधों की जड़ों में ट्यूमर कौन पैदा करता है। तो पौधों के जड़ों में कौन ट्यूमर पैदा करता है भाई? ई कोलाई जीवाणु करता है, या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिकेसियंस करता है, या थर्मस एक्वेटिकस करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिकेसियंस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एंजाइम लाइगेज, यानी लाइगेज एंजाइम के बारे में कह रहा है। कह रहा है एंजाइम लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है या किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डीएनए को खंडित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है डीएनए को शोधित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है जीव प्रतिकारक की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है एंजाइम लाइगेज का प्रयोग किया जाता है, चारों ऑप्शन में से बताना है किसके लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए। लाइगेज एंजाइम का किस में प्रयोग किया जाता है? खंडित एंजाइम को जोड़ने के लिए। जब डीएनए को टुकड़ों में काट लिया जाता है, डीएनए को खंडित कर लिया जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए जो मदद लिया जाता है वो मदद इसी एंजाइम के लिया जाए। इसी एंजाइम के द्वारा जो है डीएनए के टुकड़ों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। समझ गए? तो याद रखिएगा लाइगेज एंजाइम का क्या काम है। तो लाइगेज एंजाइम का काम है कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को या कटे हुए डीएनए के खंडित टुकड़ों को डीएनए को जोड़ने के लिए किया जाता है, या खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे समझ में? ये क्वेश्चन सब हाईलाइटेड है, एकदम बढ़िया से याद करना है, इसको भूलना नहीं है, दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। एंजाइम लाइगेज माने लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। प्राइमर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पीसीआर में, या फिर क्लोनिंग में, या फिर डीएनए संसाधन में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीसीआर में। तो याद रखना है कि प्राइमर्स का उपयोग जो किया जाता है वो पीसीआर के लिए किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगारोज का प्रयोग किया जाता है। एगारोज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, या जीन क्लोनिंग में, या डीएनए को देखने के लिए, या प्लाज्मिड को काटने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा एगारोज का प्रयोग जो होता है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन है कि कवक को 15 नंबर क्वेश्चन है कि कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है। क्वेश्चन है कवक को किस एंजाइम द्वारा संसाधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है काइटिनेज, ऑप्शन नंबर बी है लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर सी है सेल्यूलेज, ऑप्शन नंबर डी है गैलेक्टेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काइटिनेज। काइटिनेज एक एंजाइम है, इसी के द्वारा कवक को संसाधित किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। कर परपोषी कोशिकाओं में, क्या कर परपोषी कोशिकाओं में 16वां क्वेश्चन है। कर परपोषी कोशिकाओं में
विजातीय डीएनए को, परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किनका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है सूक्ष्म अंतःक्षेपण का उपयोग होता है, या जीन गन का होता है, या अहानिकारक रोग जनक का होता है, या इनमें सभी का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, करे बायोलिस्टिक या जीन गन, करे जीन गन या बायोलिस्टिक का उपयोग किस में होता है? नंबर ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मिड को काटने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है कटे डीएनए को जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है डीएनए को शुद्ध करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए, विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एगारोज। एगारोज निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? एगारोज निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समुद्री घास जिसको सी वीड्स बोलते हैं, इससे निकाला जाता है, या फिर मक्का से निकाला जाता है, या फिर साइकस से निकाला जाता है, या फिर हाइड्रिला से निकाला जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रीय घास यानी सी वीड्स से निकाला जाता है। याद रखिए एगारोज किससे निकाला जाता है? समुद्रीय घास यानी सी वीड्स से निकाला जाता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। जो हमको इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा उसको हम यहाँ पर क्लियर करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।